तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स का वो 50 चुनिंदा सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये फिजिक्स का आपका पार्ट 1 है जिसमें 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज बिना देरी किए हुए आज का सेशन और फिजिक्स का पार्ट 1। आइए, पहला सवाल दिख रहा होगा यहाँ पे कि किसी पिंड का भार है ना, किसी पिंड मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका भार क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। जो था कि किसी पिंड का जो भार है वो क्या होगा, तो पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, है ना। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, समझना है। भार क्या है, एक खिंचाव बल है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो खिंचाव बल है वो भार कहलाएगा। और द्रव्यमान किसी व्यक्ति का या किसी भी पिंड का द्रव्यमान बदलता नहीं है, चाहे आप पृथ्वी पर हो या कोई और अन्य ग्रह पर हो या पृथ्वी किसी अन्य जगह पर हो, चाहे ध्रुव पर हो या विषुवत रेखा पर हो, लेकिन भार बदलता है। तो ध्रुवों पर भार क्या होता है, अधिक होता है। आइए सवाल नंबर दूसरा है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट में कोई व्यक्ति है उसका भार कब अधिक हो जाएगा, जब लिफ्ट जो हो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा हो। लिख रहा हो एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे या नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करेगा उस कंडीशन में उसको भार ज़्यादा महसूस होगा। अब भारहीनता महसूस कब होगा, जब त्वरण के साथ नीचे आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति को भारहीनता मतलब भारहीनता को महसूस करेगा जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तब, और जब त्वरण के साथ ऊपर गमन करेगा तो भार ज़्यादा। आइए, किसी पिंड को, सवाल नंबर 3, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। किसी वस्तु को आप पृथ्वी से ले गए चंद्रमा पर, तो अभी बता देखिए इसमें खेला खेलेगा भार और द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान किसी भी पिंड का बदलता नहीं है, भार बदलता है, ठीक है। भार क्या हो जाएगा उसका, देखिए यहाँ पर लिखा ऑप्शन, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, या उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्वोत्तर रहेंगे। बताइए इसमें ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोले तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए, किसी पिंड का वेग दुगना करने पर, किसी पिंड का जो है वेग दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, ठीक है। उसका संवेग दुगना हो जाएगा अगर उसके वेग को हम दुगना करते हैं तो। आइए सवाल नंबर 5, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा जो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसका होता है फार्मूला 1/2 mv²। अब वेग को दुगना कर रहा है, अगर हम वेग को दुगना कर दे 2v कर दे तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइएगा, 1/2 m4v²। काटिएगा तो हो जाएगा 2 mv²। जहाँ ये 1/2 था, अब यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, आप यही नॉर्मली काटना भी नहीं है, आपको यही से पता चल जाए कितना गुना होगा। 2v² लिखिएगा आप तो क्या हो जाएगा 1/2 m4v²। 4 को अगर आगे लाइएगा तो बोलिएगा 1/2 mv²। इसी को तो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम वेग को दुगना कर देंगे तो आपका जो गतिज ऊर्जा है
कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापते हैं किससे? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। आइए सवाल नंबर 7। किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा? तो किसी पिंड का जो अधिकतम भार होगा वो होगा निर्वात में। कहाँ होगा? निर्वात। आइए सवाल नंबर 8। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का स्तर क्या होगा? एकदम 10th का सवाल है। अगर एक गिलास लीजिए या बीकर लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आप बर्फ डाल दीजिए, ठीक है। बर्फ पिघलेगा तो पानी का लेयर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं, मतलब समान रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर बना रहेगा। क्या हो जाएगा? ये पूर्वोत्तर बना रहेगा, लेकिन जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 9। निम्नलिखित रंगों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का चालक पूछा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए। ऑप्शन है जल, पारा, ईथर, एल्कोहल। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में। इसमें इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में। बुखार नापते हैं ना थर्मामीटर, उसमें पारा रहता है। आइए सवाल नंबर 10। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जो आर्द्रता मापी यंत्र है, ठीक है, उसकी सहायता से आप किसका मापन कीजिएगा? तो आर्द्रता मापे तो आर्द्रता ही मापेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आपेक्षिक आर्द्रता मापिएगा। सिंपल सी बात है। सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? किसका चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे लंबा है? ऑप्शन है पराबैंगनी का, प्रकाश किरण का, गामा किरण का या अवरक्त किरण का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका बोलेंगे? इंफ्रारेड, अवरक्त किरण। आइए सवाल नंबर 12। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देगा? ऑप्शन दे रखा है कोई भाग नहीं, किरीट या वर्णमंडल या प्रकाश मंडल। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में किरीट दिखाई देगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। आइए सवाल नंबर 13। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कौन सा है? समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण जो हम लोग अपना सुबह सुबह चेहरा जिस दर्पण में देखते हैं तो क्या बोलते हैं? समतल। तो उसमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है आप लोग को? तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपका वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है या वस्तु से जरा सा छोटा बनता है। इसका सही आंसर है आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। आइए दंत चिकित्सक का दर्पण, दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा है? तो बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण। हजामती दर्पण, अवतल दर्पण। जहाँ पर वस्तु को बड़ा करके देखना होता है वहाँ पर अवतल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दांत चिकित्सक दांत को देखते हैं तो वहाँ पर अवतल दर्पण। आपका मिरर वाला जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है वो अवतल दर्पण, ठीक है। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है जो कंफ्यूज करते रहता है। तो मोटर वाहनों के पीछे देखने हेतु उसमें लगाता है उत्तल दर्पण। तो देखिए कि एक ही छोटा सा मिरर में कुछ बड़ा सा एरिया उसमें रहता है, मतलब इमेज छोटा कर दिखाता है, ठीक है। कौन सा? उत्तल। आइए सवाल नंबर 16। 3 प्राथमिक रंग है, याद करने का सबसे आसान प्राथमिक रंग जीबिया, ज्ञान भारती रेसिडेंस या गया बोधगया रोड, गया बोधगया रोड। जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए गया बोधगया रोड
या ज्ञान भारती रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, स्कूल का भी नाम है। GVR, GVR का मतलब हो गया ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड, नीला हरा और लाल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई सवाल नंबर 17, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल के सदृश है? कैमरे का कौन सा भाग जो है मतलब आँख के रेटिना के जैसा काम करता है? ऑप्शन है लेंस, फिल्म, द्वारक या शटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिल्म, क्योंकि कैमरा में फिल्म जो होता है वहाँ पर इमेज बनता है। जैसे हम लोग के आँख में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर, उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पर कैमरा में कौन कहाँ पर इमेज बनेगा? फिल्म पे इमेज बनेगा। तो उसके तहत काम किया। आइए सवाल 18, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण बताइए। पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियों का जो स्वर होता है वो तीक्ष्ण क्यों होता है? ऑप्शन है उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, निम्न आवृत्ति, कमजोर वाक तंतु। तो इसका जो पिच होता है वो हाई होता है, हाई पिच रहता है, फ्रीक्वेंसी हाई, उच्च आवृत्ति। ठीक है, ध्वनि का अधिकतम वेग होगा, ध्वनि का पूछ रखा है। ऑप्शन रखा है निर्वात में, वायु में, जल में या इस्पात में। तो ध्वनि का जो अधिकतम वेग होगा वो इस्पात में होगा। ठीक है, ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में। अगर यहाँ पर प्रकाश पूछता कि प्रकाश का अधिकतम वेग, तो निर्वात बोलते हैं। मैक संख्या का संबंध है, तो मैक संख्या का संबंध किससे होगा? ध्वनि के वेग से, जलयान के वेग से, वायुयान के वेग से या अंतरिक्ष यान के वेग से। तो मैक संख्या का जो संबंध है वो वायुयान के वेग से है, क्योंकि वायुयान का जो वेग है हम लोग मैक में निकालते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन सा जो यंत्र है यहाँ पे वो विद्युत ऊर्जा को बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा में? यहाँ दिया है डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक को बदलता है विद्युत में। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर विद्युत को विद्युत में ही कम करके हाई वोल्ट करता है, लो वोल्ट करता है। विद्युत मोटर सही हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें? यांत्रिक। जैसे कि आपका पंखा घर में लगा हुआ है, पंखा में जैसे ही आप करंट सप्लाई कीजिए वो चलना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। तो विद्युत ऊर्जा को बदल दिया है यांत्रिक में। ठीक है, अगर बात करते हैं बल्ब का, तो बल्ब जो है विद्युत को बदलेगा प्रकाश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन। अब लाउड स्पीकर में क्या है? आप करंट दीजिएगा तो उसमें से आवाज़ निकलता है। ठीक है, तो या विद्युत को यांत्रिक में नहीं, यांत्रिक को ध्वनि से यांत्रिक नहीं, ध्वनि से विद्युत, विद्युत से यांत्रिक तत्पात ध्वनि ऊर्जा में आप बोल सकते हैं। विद्युत से यांत्रिक, उसके बाद किसमें? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सवाल नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देखिए पूछ दिया, यांत्रिक को विद्युत, मतलब कौन सा ऐसा मशीन है या यंत्र है जो चलेगा और चलने के बाद विद्युत बनाएगा? तो क्या हो जाएगा? वो डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो। आइए सवाल नंबर 24, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज क्यों यूज करते हैं? हम लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं अपने घर में होते हैं, तो सुरक्षा के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, या एमसीबी ला देते हैं। अब तो एमसीबी आ गया है, एमसीबी डाउन हो जाएगा तुरंत, लेकिन पहले क्या था? फ्यूज होता था। तो फ्यूज किस लिए यूज किया जाता था? ऑप्शन रखा है यहाँ पर, बिजली के झटके से बचाने के लिए, धारा के प्रवाह को नियमित करने के लिए, या अति भारण मतलब ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करने के लिए। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो फ्यूज का काम क्या था? तो फ्यूज का काम था आपका कि जब लोड ज़्यादा हो या लोड बहुत लघु पतन हो रहा है, उस कंडीशन में परिपथ को वो क्या कर देगा? भंग। मतलब कि फ्यूज आपका टूट जाएगा, लोड ज़्यादा रहेगा तो, ताकि आपका जो घर का सामान है, महंगे महंगे सामान जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब वो बचा रहे, जले नहीं। ठीक है, फ्यूज खुद जल के आपको सामान को बचा लेता है। आइए सवाल नंबर 25, परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या कितना? अब पूछे परमाणु की त्रिज्या कितना है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि परमाणु का त्रिज्या कितना है।
10⁻⁻6 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻−14, 10⁻−15। इसका सही आंसर है 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। आइए सवाल नंबर 26। यूरेनियम 235 नाभिक में, यूरेनियम 235 नाभिक में क्या होते हैं? ठीक है, 235 को प्रोटॉन हो जाएगा कि 235 को न्यूट्रॉन होगा कि 235 इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बल संख्या क्या होगा? 235 होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बल संख्या कितना हो जाएगा? वो 235। आइए सवाल नंबर 27। परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप तरंगे कौन सी है? परमाणु के में नाभिक जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप कौन सी तरंगे निकलती है? यहाँ पर दिया अवरक्त किरण, प्रकाश किरण, एक्स किरण और गामा किरण, उसको गामा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। इनसे बना तो परमाणु के नाभिक परिवर्तन से कौन सी किरण निकलेगा? सही आंसर हो जाएगा गामा किरण निकलती है। कौन सी किरणें? गामा किरणें। ठीक है, आइए खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? सवाल नंबर 28। खगोलीय दूरी का मात्रक है क्या? प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष सवाल पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। ठीक है, आइए सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय? 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, 4.2 वर्ष या 42 वर्ष। अब देखिए, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है 8 मिनट कुछ सेकेंड में, तो ये तो सेकेंड में कुछ होगा ही नहीं, बच गया आपका ये वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना? 4.2 वर्ष। आइए सवाल नंबर 30। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है? किसका? रडार का कि सोनार का कि क्वासार का कि पल्सार का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रडार का। ठीक है, रडार जो है खोजता है कि समुद्र में, सॉरी रडार बोल रहे हैं, सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। रडार तो वायुयान के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा वायुयान आ रहा है, और समुद्र में डूबी के लिए सोनार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में काम किया जाता है? कौन सा पदार्थ जो है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में काम करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। आइए सवाल नंबर 32। ऑटो वाहनों में द्रव चालित मतलब कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है बर्नौली सिद्धांत के अनुसार, पाइसली सिद्धांत के अनुसार, पास्कल सिद्धांत के अनुसार या आर्किमिडीज। सही हो जाएगा पास्कल। पास्कल का सिद्धांत है क्या? तो बोलता क्या है कि बंद द्रव पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में और समान रूप से संचरित होता है। और कोई बंद द्रव है और उस पर आप प्रेशर लगाइएगा तो जो लिक्विड रहेगा उसके अंदर वो सभी दिशाओं में बराबर फोर्स अप्लाई करेगा। यही सिद्धांत है आपका पास्कल का। ठीक है, आइए सवाल नंबर 33। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु किस अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश का लिया जाता है? तो परावर्तन पर निर्भर रहता है, प्रकीर्णन पे, अपवर्तन पे या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। जो पेट का जो एंडोस्कोपी किया जाता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। हीरे का चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सवाल में घुमा फिरा के पूछते रहता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 34। एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सा है? देखिए, ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है कौन सा है? सवाल है, ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफार्मर, नहीं, एसी को एसी में ही रख लेता है,
दृष्टिकारी रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं प्रेरण कुंडली या डायनेमो। सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिकारी रेक्टिफायर। ठीक है, जो एसी को डीसी में बदलता है। अब प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग कैसा होगा? कम होगा या अधिक होगा या एक समान होगा या असीमित होगा? तो प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग क्या होगा? एक समान होता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 36 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा कण प्रति कण है? कौन सा जो जोड़ा है वो कण प्रति कण है? ऑप्शन में रखा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन। तो कण प्रति कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 37 देखते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर वो आधारित है? बिग, आपका ऑप्शन है जीमोन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली और उष्मा गति के। क्या हो जाएगा? बिग बैंग थ्योरी, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 जो है उससे कौन सी किरण निकलती है? अब कोबाल्ट 60 उपयोग होता है कैंसर के उपचार के लिए और इससे निकलती है गामा किरणें, गामा रे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 39 पे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार किसने किए? सब जानते हैं, न्यूटन, है ना। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो निर्वात है उसी को शून्य बोला है यहाँ पे। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है? तो समान त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, आइए सवाल नंबर 41। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? अब ये हो गया न्यूटन का पहला गति नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला गति नियम जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला गति नियम। जी का इकाई क्या है? जी कैसा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजीएस। क्या हो जाएगा जी के लिए? जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, सवाल का आवेग माप है। आवेग किसका माप है? द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का या भार का? तो आवेग माप है किसका? भार का। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया है केजी पर मीटर, केजी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का मात्रक। अच्छा बताइए F बराबर क्या होता है? M। F बराबर होता है M। इसको आप न्यूटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, M होता है ये केजी हो गया और A हो एक्सीलरेशन हो गया किस में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइएगा? ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक माइक्रोन बराबर है, सवाल एक माइक्रोन जो है किसके बराबर है? ऑप्शन है 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm या 0.001 mm। सही आंसर 0.001 mm। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक सब लोग जानते हैं, केल्विन। सवाल नंबर 47। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए
लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं और उसको छोड़ेंगे तो वो अपना आएगा वापस स्थान पे, तो उसको क्या बोला जाएगा? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल? सही आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल। ठीक है। आइए, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया? कॉपरनिकस, केपलर या न्यूटन या गैलीलियो? ऑप्शन 4 दिया है। ग्रहों के गति का नियम न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस और केपलर। तो ग्रहों के गति के नियम को दिए थे केपलर महोदय। ठीक है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। आइए सवाल नंबर 49, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर काम करेगा? ऑप्शन है वस्तु का संरक्षण पे, शक्ति का संरक्षण पे, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण पे या रैखिक संवेग का संरक्षण? सही आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग का संरक्षण पे। ठीक है, और ये आपका अंतिम सवाल है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, तो उस कण का गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये सेम ही क्वेश्चन था। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर v को हम 1/3 कर दें, 1/2 m, अब v जो हो गया मेरा v/3 का होल स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा 1/2 m v²/9। इसको आप ऐसे लिखिएगा 1/9 1/2 mv²। यही आपका काइनेटिक एनर्जी था, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में अगर हम वेग का मान 1/3 करेंगे तो वो कितना गुना हो जाएगा? 1/9 गुना। कितना गुना? 1/9 गुना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल सब लोग देखे होंगे अच्छे से। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या बिहार एसएससी का हो या बिहार पुलिस का हो, तो अभी आप लोग का बैच चालू है। न्यू बैच है सुबह का 8:30 से, जो स्पेशल दरोगा के लिए बना है। ठीक है, और बिहार एसएससी का जो बैच है या बिहार पुलिस का जो बैच है वो आपका सुबह में चलता है, सुबह 7:30 से। सुबह 7:30 से पहला बैच, जिसमें आपका बिहार एसएससी का स्पेशल क्लास चलेगा, और दूसरा बैच है 8:30 से, जिसमें आपको मिलेगा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का बैच। और इसके साथ साथ बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के बच्चों के लिए क्या किया गया है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ग्रुपिंग का सुविधा किया गया है, जो बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, तो जो बच्चा चाहते हैं कि हम ग्रुपिंग ज्वाइन करें, अपना तैयारी मजबूत बनाएं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे संस्थान में आइए। ये ऑफलाइन क्लास चलता है और 11 से 1 2 घंटे क्लास है, जो बिल्कुल ही फ्री है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।